नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर अयाज खान। बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से और जिक्र करेंगे पेट्रोल की किल्लत का। कल तक भी यही बात सामने आ रही थी, लेकिन एक दिन और गुजर गया, अवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आई है। इसी बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप भी हमसे राब्ता करना चाहें तो राब्ते की तफसीलात बसरिया स्क्रीन आप तक पहुंच रही हैं। अयाज साहब, कल भी हम बात कर रहे थे कि अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, अवाम जाए तो जाए कहाँ? नहीं, प्रोग्रेस तो हुई ना कल से आज तक। क्या कल हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट कुछ बता नहीं रही, कोई वजीर सामने नहीं आ रहा। आज देखें उन्होंने आपको बता दिया, और सिर्फ 10 दिन की तो बात है। अच्छा, शायद खाकान अब्बासी सब कह रहे थे कि 27 तक गालिबन ये मसला हल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वो पेट्रोल हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा खपत बढ़ जाएगी, और अचानक ये हो गया, और दिस एंड दैट। तो देखें, बात ये होती है कि गवर्नमेंट्स तो अपना काम कर रही होती हैं। अच्छा, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना, हमें भी वो समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो इस जगह पर आकर क्या जिम्मेदारी बनती है? देखें, बहुत जिम्मेदारी बनती है। लोगों को घरों से बिला जरूरत नहीं निकलना चाहिए, आराम से घर पे बैठे। जो साइकिल चला सकते हैं वो साइकिलों पे निकलें, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ना निकालें तो बेहतर है। अगर हो सके तो चंद दिन के लिए गवर्नमेंट वो तांगे दोबारा चला दे तो वो भी एक आसानी हो सकती है। दूसरा, मैं एक अपील करना चाहता हूं लोगों से कि इन दिनों कोई बीमार ना हो, स्पेशली शदीद बीमार ना हो। उसकी वजह ये है कि वो एम्बुलेंसेज में भी पेट्रोल नहीं है, फिर बिला वजह लोग हुकूमतों को कोसते हैं, देखें जी एम्बुलेंस नहीं मिली हमें और हम मरीज को अस्पताल नहीं पहुंचा सके। तो एहतियात करना बड़ा जरूरी है। और यहाँ पे ऐड करते चले कि ईदी वालों ने भी माजरत कर ली है कि इन दिनों में कॉल ना करें। आप जो बात कह रहे हैं, कह रहा हूं मैं कि मतलब वो देखें ना, अब लोग बीमार होंगे बिला वजह, अस्पताल नहीं पहुंच सकेगा कोई, फिर वो इशू बन जाता है। कोई धरना हो, उसके बाद कोई जुलूस हो, जलसा हो, कोई शहर बंद किया हो किसी ने, तो फिर आप पहुंच जाते हैं, उनके घर भी पहुंच जाते हैं लवाकिन के। फिर आप कहते हैं जी FIR भी कटवाएंगे, वो भी सारा कुछ हो रहा होता है। बहुत ज्यादा उस पर सियासत होती है। और मैं तो महमूद रशीद साहब को सुन रहा था आज एक्सप्रेस न्यूज पे ही, वो कह रहे थे कि और तो कोई करे ना करे, हुकूमत ने खुद अपना पहिया जाम कर लिया है। तो इसमें खासी सदाकत है। अच्छा, मतलब ये मुझे नहीं समझ आती कि आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट चला रहे हैं, इतना पॉपुलर मैंडेट आप कहते हैं हम लेके आए हैं, और आपको ये छोटी छोटी चीजों का अंदाजा ही नहीं होता कि कब खपत बढ़ जाएगी, कब डिमांड ज्यादा हो जाएगी। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लें। ऐसा हम ही तो कह रहे थे कि ये उनका इंटरेस्ट नहीं है, ये तो अवाम के मसाइल हैं, अवाम जाने। हुक्मरानों को क्या लेना देना है? देखें, इशू ये है कि बाकी सूबों में फिर पंजाब का ज्यादा बुरा हाल इसलिए कि यहाँ CNG पे पाबंदी है, क्योंकि CNG अगर खोल देते हैं तो घरों में बिल्कुल गैस गायब हो जाएगी। तो अब भी नहीं आ रही, CNG बंद है, उसके बावजूद चूल्हे ठंडे पड़े। बिल्कुल ही आप समझें कि फिर आप खुदाफिज कह देंगे उसको। तो ये मसाइल तो हैं अपनी जगह। अब पेट्रोल चूंकि सस्ता हुआ था, ऑब्वियसली लोगों ने पेट्रोल पे ज्यादा जाना था। इवन जो LPG यूज हो रही थी जिन व्हीकल्स ने, उन्होंने भी पेट्रोल पे जाना था, क्योंकि पेट्रोल बहरहाल चीजों के लिए बेहतर होता है, गाड़ी स्मूथ भी चलती है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये हमें समझ नहीं आई। ये बिल्कुल उसी तरह है जब हम CNG पे कन्वर्ट करना शुरू किया था हमने गाड़ियों का, उस वक्त हमने नहीं सोचा था कि हमारे पास गैस कितनी है। ग्रीन पाकिस्तान का एक नारा लगा था, और उसके बाद हर बंदे ने अपनी गाड़ी में किट लगवाना शुरू कर दी थी CNG के। और फिर आपने देखा कि बहुत सी वो घटिया किटें भी लगी, जो नुकसानात भी हुए, बहुत सी जानें भी जाया हुई उसमें, उसकी किसी को परवाह नहीं होती। इससे एक बहुत पीछे चले जाए 90s में, तो एक दफा वो लोगों में शौक पैदा हुआ था गाड़ियों में डीजल इंजन रखवाने का। हर दूसरी गाड़ी में लोग डीजल इंजन रखवा रहे होते थे। बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होते जहां, वहां ये इसी तरह की सूरत हाल सामने आती है। फिर जब डीजल बहुत महंगा हो गया, उसके बाद आपने कहा जी अच्छा हो डीजल की गाड़ी तो अब नहीं चलती, फिर जाहिर है उसकी मेंटेनेंस भी मुश्किल होती है। CNG आ गई, लोगों ने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया। अब तो LNG भी आ रही है। LNG तो खैर आएगी जब आएगी, लेकिन आप ये देखें कि आपकी पॉलिसीज क्या है कि आपको पता ही नहीं है किसी चीज का, और इसके बावजूद आप कहते हैं जी कोई इशू नहीं है, हो गया ना, क्या क्या मसला है। 10 दिन और आप इंतजार करने, सब्र करने, 5 दिन जहां गुजरे हैं, चले 10 दिन और तो इस बात की गारंटी है कि 10 दिन के बाद ये हालात मामूल पर आ जाएंगे? गारंटी किसी चीज की नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने अगर प्रीएम्प्ट नहीं किया था, आपको पता ही नहीं था ये सूरत हाल होने वाली है, तो अब जब उस क्राइसिस में आप फंस चुके हैं, अब तो देखे ना, होता ही है कि किसी को पेट्रोल नहीं भी चाहिए तो वज़ाहिर है पेट्रोल पंप की तरफ भागता है, उसके पास पेट्रोल होता भी है, वो इस खौफ से पेट्रोल डलवाना शुरू कर देता है कि कल अगर बिल्कुल ही नहीं होगा
बिल्कुल। शहर में किसी भी पेट्रोल पंप से नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? इस वजह से मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों को भी यकीन नहीं होता गवर्नमेंट्स की बात पे। जब आप कहते हैं, कैटेगोरिकली भी कहते हैं, लोग कहते हैं जी कोई पता नहीं, ये कह तो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि 10 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, नहीं होगी। लेकिन शायद और ज्यादा काम, इससे जरूरी काम है, वो करने बहुत जरूरी है, इसलिए इस तरफ तवज्जो। सब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप पॉलिसी बनाते हैं, आप प्लान तरतीब देते हैं, लेकिन उसके हवाले से पूरा वर्क नहीं करते हैं कि अगर ये सूरत हाल होती है तो उससे कैसे निपटेंगे। वो इसे कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसीज, कि अच्छा ये वक्त गुजार लो, आज का दिन गुजार लो। अच्छा ओवरऑल ये हमारी कुछ पता नहीं, हमारी नेचर में है कि हम फ्यूचर प्लान नहीं करते। हम सीधा ये करते हैं कि जी अच्छा आज का दिन ये घंटा गुजार लें, ये वक्त गुजार लें, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कौमें प्लान करती हैं चीजों को, एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा प्लान होता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है। और मतलब आप हालत देखें, अगरचे वो कह रहे हैं कि जी वो जो डिफेंस की जरूरियात के लिए फ्यूल है वो तो मौजूद है, हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से भी कि वो नहीं है। लेकिन अगर चलें वजीर फरमा रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि वो ठीक कह रहे होंगे, गलत तो नहीं कह सकते। ठीक है अय्याज साहब, इसके साथ ये भी कहा जाता है कि 20 दिन का जखीरा आपके पास होना चाहिए। उससे पहले आपको नहीं पता था कि ये सूरत हाल हो सकती है और अब आप मजीद 10 दिन मांग रहे हैं। वही तो बता रहे हैं, वो एतराफ तो कर रहे हैं। वो कहते हैं ना हमें नहीं अंदाजा था कि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी अचानक और ये हालात हो जाएंगे हमारे। कहीं ये तो नहीं है अय्याज साहब के जखीरा किया जा रहा है और इस तरह की सूरत हाल पैदा करके पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगेगा? देखिए वो तो बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। खुला पेट्रोल बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, उसके बाद मिलावट बहुत ज्यादा हो रही। इस स्टेज पे तो कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पकड़ सकता आके किसी को, जब लोगों को पेट्रोल मिल नहीं रहा होता। आप जाके जरा पेट्रोल पंप्स का नजारा तो करें, तो अजीब माहौल है वहां। लगता है कि पूरी खलकत, पूरा शहर एक एक पेट्रोल पंप पे आया हुआ है। इतना रश है लोगों का, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, पैदल लोग आए हुए हैं, कैंस पकड़ के पेट्रोल लेने आए हुए हैं। अजीब हड़बूंग मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। लगता है कि इस शहर का सिर्फ एक ही मसला है कि पूरी कौम एक तरफ चली गई है कि जी पेट्रोल चाहिए हमें, बस पेट्रोल लेने गए हुए हैं। तो जाहिर है जब आपने इसको, आपको अंदाजा नहीं हो सका कि ये मसला पैदा हो सकता है, तो फिर आपने उसका हल तो नहीं तलाश करना था ना। और आप करते, हल तलाश करने की शुरू भी उस वक्त करते हैं जब अब क्राइसिस शुरू हो जाता है। इस गवर्नमेंट के बारे में तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये बहुत लेट रिएक्ट करते हैं। जो काम इन्हें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे वो बैठे रहते हैं सुकून से, जब क्राइसिस बन जाता है फिर वो उसका हल तलाश करते हैं। अंजुम है हमारे साथ कराची से, उनको शामिल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अंजुम साहब आप? वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं ये कहूंगा, देखें जो दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी था क्लिंटन, जो मतलब मुकम्मल व्हाइट हाउस का 8 साल उसकी हुक्मरानी थी। जब वो वहां से निकलता है तो $50 लाख का मकरूज होता है। जो मोना लेंसी का स्कैंडल हुआ था, वो वकीलों के पैसे उसने नहीं दिए थे व्हाइट हाउस ने, उसने पल्ले से पैसे दिए थे। और जो उसने मकान बनाया था उसकी किस्तें देते देते वो $50 लाख का मकरूज था। और आपके जो हुक्मरान है जब वो इक्तिदार में आते हैं तो सैकल में होते हैं, बाद में जाते हैं तो वो खरबपति होते हैं। तो आप पेट्रोल के लिए क्यों रो रहे हैं? ये इनका मसला ही नहीं है हुक्मरानों का। जरदारी के पास पेट्रोल नहीं है, नवाज शरीफ के पास पेट्रोल नहीं है, कायम अली शाह के पास पेट्रोल नहीं है। आप और हम तो कीड़े मकोड़े हैं मेरे भाई। अगर हम, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इस वक्त फौरी मसला है, ज़ाहिर हम तो उस पर बात करेंगे। ये बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, ऑपोजिशन इसके लिए काफी है, वो बताती रहती है किसने क्या किया, किसके कितने असासे थे। इलेक्शन कमीशन में जो असासे हर साल आते हैं उससे भी आपको अंदाजा हो सकता है कि किसने कितना टैक्स दिया था पिछले साल और उसके कितने असासे थे और कितने असासे बढ़ गए। अब बदकिस्मती से जब बढ़ भी जाते हैं अचानक, यहाँ कोई उसका नोटिस ले नहीं सकता, मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि सारे हुक्मरान तबकात आपस में मिले हुए हैं, ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे का कच्चा चट्टा खोल दिया जाए, क्योंकि कल को उनका भी खुल जाता है। तो इसलिए ये मसाइल तो इसी तरह रहेंगे। लेकिन आप हौसला रखें, वक्त के साथ चीजें बेहतर हो रही हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। चलिए अय्याज साहब, इसके साथ ये भी तो हो सकता है कि शायद दूसरे मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक नया मसला खड़ा किया जा रहा है। अच्छा, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ये हमारे यहाँ हमेशा चलती है कि एक क्राइसिस से नजर हटाने के लिए दूसरा क्राइसिस पैदा कर दिया जाए। लेकिन मुझे ये इस पे कभी एतबार नहीं आता मुझे, इस थ्योरी पे। उसकी वजह ये है
کہ اب دیکھیں نا جو حالات ہوئے ہیں, جس طرح لوگ اشتعال میں آئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ گورنمنٹ کی کیا آپ کے خیال میں مقبولیت بڑھ جائے گی, یا کسی اور اس سے کرائسس سے توجہ ہٹا کے ادھر اگر آپ نے کر دیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, میں اس کو بائی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, تو ایاز صاحب پھر جو آپ پیٹرول پمپ پہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, عوام آپس میں گتم گتا ہو رہے ہیں اور پھر بھی آپ سنجیدہ نہیں لے رہے, بیانات بازی تک کی آپ کا سلسلہ جو ہے اس طرح نہ کریں, سنجیدہ تو لے رہے ہیں, وہ آپ کو بتا دیا انہوں نے آ کے کہ 10 دن کا کرائسس ہے. جتنا ایاز صاحب اس کو مصنوعی بحران قرار دیا جا رہا ہے, جتنا سنجیدہ نوعیت کا یہ معاملہ ہے اور جس طرح سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے 10 دن کیا آپ کہہ دیں کہ اس سے پہلے آپ اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. کیا آپ چاہ رہی ہیں کہ اس پہ کوئی اے پی سی بلا لی جائے؟ کوئی اتنا ہی اہم مسئلہ ہو گیا, کیا ہو گیا؟ مطلب یہ لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا تو کیا ہو گیا؟ اس پہ اے پی سی جس طرح سے اے پی سیز ہو رہی ہیں ویسے اس مسئلے پر بھی بلا ہی لینی چاہیے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس پہ اے پی سی کو ہوگی. اس طرح آپ لوگ بلا وجہ میڈیا والے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں گورنمنٹ پہ. ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ ایک غلطی ہوگی چھوٹی سی, ان سے عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں. اچھا, ترجمانی کر رہی ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کہا شاید اپنی عوام کے مسئلے دیکھ کے اس پہ بات کر رہے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں, اور جس طرح سے اے پی سیز ہو رہی ہیں عوام کے مسائل پر ہی ہو رہی ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, تو اس پہ بھی ایک صحیح نہیں, اس پہ اے پی سی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اور بات وہی ہے نا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ ان کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر پیٹرول نہیں مل رہا تو یہ بھی ان کا مسئلہ نہیں ہے. انہیں ملتا رہے گا, پیٹرول بھی ملتا رہے گا, بجلی بھی ملتی رہے گی. چلیں ایاز صاحب, جن کا مسئلہ ہے ان کی آواز شامل کر لیں. امتیاز ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ایاز صاحب, امتیاز بات کر رہا ہوں رائمنڈ لاہور سے سر. جناب امتیاز صاحب, آپ تو حکمرانوں کے شہر سے بات کر رہے ہیں. جی میاں صاحب کو بالکل ہمسائے ہیں ہم, لیکن میاں صاحب سے بالکل بھی میاں صاحب کو کوئی خیال نہیں ہے ہمارا. سر میں یہ کہ 3 دن ہو گئے آج پیٹرول کی وجہ سے, میں گھر پہ پہلے ایک بائک ہے, گھر گاڑی تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو آج وہ بھی کھڑی کر دی ہے گھر پہ. تو امتیاز صاحب سائیکل نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر سائیکل ابھی کوشش تو یہی ہے بائک سیل کر کے کوئی 1-2 سائیکل ہی لے لوں. ہاں لے لیں, وہ دیکھیں صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ سر آج 3 گھنٹوں سے میں لائن میں لگا رہا ہوں, لیکن جب پہلے تو باری نہیں آئی, جب باری آئی ہے تو لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے. ادھر پیٹرول پمپ والوں سے کوئی 120 روپے لیٹر ادھر ایک پیٹرول دے رہے ہیں اور 1 لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں. یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی رہائش گاہ کے قریب 120 روپے لیٹر پیٹرول مل رہا ہے آپ کو؟ بالکل سر, بالکل. میاں صاحب کا ادھر سے کہہ لیں کہ میکسیمم اپنی کنوینس پہ 5 سے 7 منٹ کا رستہ ہے میاں صاحب کا جو محل ہے جاتی عمرہ سر. جناب. جی سر. چلیں, بہت شکریہ امتیاز صاحب. دیکھیں اگر وہاں یہ حالات ہیں تو پھر تو باقیوں کو تو صبر ہی کر لینا چاہیے میرے خیال. اور اس کے ساتھ سب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سائیکل والوں کی چاندی کب ہوتی ہے, کیونکہ عوام ہی اس طرز کی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایاز صاحب, آپ سب کو, کالرز کو بھی اور ویسے بھی پروگرام کے شروع میں بھی آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ سائیکل لے لیں, کہ آپ کا بھی ارادہ تو نہیں ہے سائیکل کی فیکٹری لگانے کا؟ میں تو غریب آدمی ہوں, تنخواہ دار بندہ ہوں, الحمدللہ سائیکل خرید ضرور سکتا ہوں, کارخانہ تو مطلب کہاں لگاؤں گا میں. دیکھیں میں تو یہ بات کر رہا ہوں جس چیز میں پیٹرول خرچ نہیں ہوتا ہے, جب پیٹرول آپ کو نہیں مل رہا تو کیا کریں گے آپ؟ جو سائیکل چلا سکتے ہیں, سائیکل کا رواج ویسے بھی ختم ہو گیا ہمارے. 2 چیزیں بڑی بے دردی سے ختم کی گئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے سائیکل اب کیونکہ آپ نے روڈز پہ جگہ نہیں رکھی, اور دوسرا پیدل چلنے والے کے لیے آپ نے کوئی جگہ نہیں رکھی, فٹ پاتھ ختم کر دیے. آپ, میرا خیال ہے آپ کا خیال یہ تھا ہمارے حکمرانوں کا کہ ہر بندہ اتنا امیر ہو گیا اس ملک میں کہ وہ اپنی کنوینس رکھ سکتا ہے, اپنی گاڑی لے سکتا ہے. اور آپ کی پالیسی بھی تو تھی غریب مکاؤ پالیسی, مطلب اس پالیسی کے تحت آپ نے فٹ پاتھ سے ختم کر دیے, سڑکوں کو چوڑا کر دیا. دنیا میں تصور نہیں ہے فٹ پاتھ کے بغیر کوئی روڈ ہو, لیکن آپ نے بنا دیے. کاش واقعی یہ قوم اتنی امیر ہو جاتی, لیکن وہ جو قومیں بہت زیادہ امیر ہیں جہاں پہ پر کیپٹا انکم آپ سے کہیں زیادہ ہے, وہاں بھی فٹ پاتھ کی اہمیت ختم نہیں ہوتی, کیونکہ پیدل چلنا بھی تو صحت کے لیے اچھا ہے. ہمارے ہاں لوگ پیدل بھی نہیں چل سکتے نا مین روڈز پہ. اس کی وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ چلیں گے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. موٹر سائیکلز اور سائیکلز کا بھی ایکسیڈنٹ آپ اس لیے بہت زیادہ ریشو اس کی ہوتی ہے کہ جگہ نہیں ہے ان کے لیے, جگہ نہیں, کوئی روڈز پہ آپ نے ایسی بنائی نہیں کہ وہاں پہ سائیکل اور موٹر سائیکل علیحدہ سے چلا سکیں آپ. تو اس لیے یہ مسائل
بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. یہ مسائل کم نہیں ہوں گے لوگوں کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ ہی ختم کر دی. پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہوتی ہے, اب جتنی گاڑیاں ہجوم آپ کو بے ہنگم نظر آ رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ, اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے لوگوں کے پاس. لوگوں کو مجبوراً اپنی کنوینس نکالنی پڑتی ہے اور جانا پڑتا ہے. ورنہ آپ برطانیہ میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پرائم منسٹر بھی وہ ٹیوب میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ, اور وہ کھڑا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سیٹس پہ, اس کو کوئی آفر نہیں کرتا کہ آپ پرائم منسٹر آ کے بیٹھ جائیں, وہ بیچارہ کھڑا ہو کے سفر کرتا ہے. وہ قومیں ہیں یار صاحب, ہمیں ابھی قوم بننے میں وقت لگے گا. آپ ہی کہتے ہیں. عمر ہے ہمارے ساتھ, شامل کریں گے. عمر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا کرم. بھائی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں گیس کا میٹر لگا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں گیس آ نہیں رہی, آپ نے سلنڈر میں جتنی لینی ہے LPG آپ کو مل جائے گی. پلس اگر آپ پیٹرول آپ اگر ادھر سے لیں گے پیٹرول پمپ سے تو آپ کو نہیں مل رہا, بلیک میں آپ نے جتنا لینا ہے آپ کو مل جائے گا. تو اس کا کوئی جواب آپ دے سکیں گے؟ نہیں, اس کا جواب عمر صاحب آپ نے غلط بندے سے پوچھا ہے. میں تو جواب نہیں دے سکتا. یہ تو ہمارے حکمرانوں کے جواب دینے کی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو روکنا میرا کام تو نہیں ہے. میں صرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. یہ کرنا جن کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, بدقسمتی ہے, انہیں کرنا چاہیے. اور لیکن پوائنٹ آؤٹ ٹھیک کیا آپ نے. تو یار سب یہی بات ہے نا کہ ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے نا کہ مجبور کیا جا رہا ہے عوام کو کہ جو چیز ان کی سہولت کے لیے کم کی گئی وہ مہنگے داموں عوام خریدے. تو ان کے خلاف کارروائی کے لیے حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اچھا, اس وقت اب تو کارروائی کرنے کی اپوزیشن میں بھی نہیں ہوتے نا. اس وقت انتظامیہ کیسے کارروائی کرے گی؟ لوگوں کو پہلے پیٹرول نہیں مل رہا. آپ نے سنا نہیں کل کالرز کتنے تنگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا تو جب تھا ملتا تو تھا, آپ نے سستا کیوں کر دیا؟ مطلب پیٹرول, لوگ ظاہر ہے لوگوں کی مجبوری ہے. آپ خود ایسا ماحول بنا رہے ہیں کہ لوگ جو چیز کم کی جا رہی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچے, اور جو اس کی قیمت تھی, آپ کا جو فائدہ تھا وہ آپ تک ہی رہے. ہمارے ساتھ فراز ہیں لاہور سے, ان کو بھی شامل کر لیں گے. فراز, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی دیکھ رہا تھا, ٹکر چل رہا تھا نیچے کہ وزیر اعظم صاحب کا سٹے جو ہے ایکسٹینڈ ہو گیا سعودی عربیہ میں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کعبے کس منہ سے جاتے ہیں, ملک میں کیا ہو رہا ہے اور عوام کے پیسوں سے. دیکھیں آپ کے پاس, میرے پاس اگر ایک مہینے کا خرچہ نہیں ہونا تو ہم پلان کرتے ہیں ہم نے اگلا مہینہ کیسے گزارنا ہے. ہمارے ملک کی یہ حالت ہے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. مطلب جو ہے کہ باہر ان عیاشیوں میں ٹولے بھر کے جہازوں میں جہاز بھر کے لے کے وہاں پہ جائیں اور خالی ہاتھ واپس آئیں. ان کا پاکستان میں دل نہیں لگتا. مجھے صرف یہ بتا دیں یہ کعبے کس منہ سے جاتے ہیں. بہت شکریہ فراز صاحب. یہ آپ کے اور میرے سمجھنے کی چیز نہیں ہے, نہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. یہ بڑے ضروری دورے ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے لیے, اور یہ نجی دورے پہ گئے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی خوشخبری لے کے آ جائیں. وہاں جو ایکسٹینڈ کیا انہوں نے دورہ, وہ پیٹرول ہی لے کے آ جائیں آپ کے لیے, پھر آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن بہرحال وہ کیوں گئے ہیں یہ بہتر وہی بتا سکتے ہیں. یہ ہمارے تو نالج میں نہیں ہے, اور نہ ہی اتنی عقل ہے ہم میں کہ اس کا تجزیہ کر سکیں کہ وہ کیوں گئے ہیں اور جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بہتر پرائم منسٹر صاحب جانتے ہیں. اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, انہیں قوم نے الیکٹ کیا ہوا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کرنے والے؟ ایسا سب وہ بات تو ایک طرف, اس کے ساتھ جس طرح سے حالات پیدا کر لیے جاتے ہیں, عدم برداشت ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. لوگ ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر رہے. جس طرح پیٹرول کی ہی صورتحال آپ دیکھ لیں, یہاں پر بھی گتھم گتھا ہو رہے ہیں. ان تمام مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ساری, یہ جو اشتعال آتا ہے, شدت آتی ہے رویوں میں لوگوں کے, اس کی ظاہر ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ نہیں ہوتی, اس کی وجوہات ہوتی ہیں. جب انہیں انصاف نہیں مل رہا ہوتا, انہیں روزمرہ کے استعمال کی چیزیں نہیں مل رہی ہوتی, میسر نہیں آ رہی ہوتی, تو ظاہر اشتعال آتا ہے. پھر آپ لڑائی جھگڑے بھی دیکھتی ہیں. تو جب تک آپ معاشرے آئیڈیل کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو انصاف دہلیز پہ مل رہا ہے, آپ کے لیے بے روزگاری کا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو نوکری آپ کو مل جاتی ہے. یہاں تو صلاحیت والے بھی بیچارے بے روزگار بیٹھے رہتے ہیں نا. تو آپ ایک وہ پڑھی لکھے بے روزگار پیدا کر رہے ہیں. آپ کے انسٹیٹیوشن سارے یہی کرتے ہیں نا, لوگ کر لیتے ہیں. مزے کی بات ہے یہ آج سے نہیں ہے. ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے, آپ یقین کریں میں یہ سوچا کرتا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا, اور میں فائنل ایئر میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ میرے پیچھے ہوں گے کہ یار
जॉब ले लो। लेकिन जब हम फिर मैदान में आए तो पता चला कि जॉब लेना कितना मुश्किल काम है। अब तो और ज्यादा मुश्किल है। उस दौर में तो फिर जॉब्स मिल जाती थी। अब मीडिया इतना एक्सपैंड कर गया, लेकिन इसके बावजूद बेरोजगार इतने आपको मिलेंगे। जाहिर है एक कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाएंगे तो इसी तरह होगा। कैपेसिटी आप बढ़ाते नहीं है और वो पढ़ाई जा रहे हैं लोगों को, और वो पढ़े लिखे बेरोजगार, तो जाहिर है उनकी फौज बढ़ेगी और तो कुछ नहीं होगा। और जिन लोगों के वसाइल हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके नौकरियां करते हैं, आराम से डॉलर्स और पाउंड्स कमाते हैं, उनके लिए इश्यू नहीं है। चलें यहाँ सब इफ्तिखार को भी शामिल कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू में। क्या पूछना चाहेंगे इफ्तिखार? जी जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये काम, ये पेट्रोल का इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना हो रहा है 2 दिन से, और लाइन ला रहे होते हैं हम, तो पेट्रोल मिल नहीं रहा कहीं से भी, और लोग ब्लैक में बेच रहे हैं बाहर की। 300 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं लोग, मोहल्लों में दे रहे हैं अपने। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपके चूंकि बच्चों की आवाजें भी आ रही हैं, हमें समझ आ रही है कि बच्चे भी आपके परेशान हैं इस हवाले से, या किसी हद तक खुश भी हो सकते हैं कि चलें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों का ये भी एक मसला होता है। लेकिन अब देखें, वो 120 की बात हुई थी, ये अब बता रहे हैं 300 रुपए, मतलब टू मच है। लेकिन इसको आप नहीं रोक सकते इस स्टेज पे। मेरा ख्याल है इंतजामिया भी ये रिस्क नहीं लेगी कि चलें जिन लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, चले महंगा ही मिल रहा है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल तो छोड़ देंगे। जो बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ सकेगा, जाहिर है उसका गुस्सा ज्यादा होगा। जो महंगा पेट्रोल लेके बच्चों को छोड़ा, शायद उसमें थोड़ा सा गुस्सा कम हो उस हवाले से। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सब इंतजामिया अगर उनको नहीं रोक सकती तो कम से कम हंगामी बुनियादों पर इस हवाले से तो इकदाम करें। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे कौम के उन बहादुर सपूतों की जिन्होंने अपने जज्बे और अपने हौसले से न सिर्फ दुश्मन को मात दी बल्कि अवाम को भी यकजा किया और इसके साथ साथ कौमी क़यादत को भी मुत्तहद किया। 16 दिसंबर को साने पेशावर पेश आया। उस वक्त इन कौम के बहादुर सपूतों के क्या जज्बात थे और आज 1 माह गुजरने के बाद कौम के इन बहादुर बेटों के क्या जज्बात हैं? 1 महीने का सफर देखिए इस रिपोर्ट में। हमें बहुत अफसोस है, कल जो पेशावर में ब्लास्ट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने जंप किया है मगर हम खड़े तो नहीं हो सकते थे ना। मैं क्रॉलिंग करके चला गया था और वो लोग जैसे आए तो हमने मरने का नाटक किया, मगर जिन पे डाउट था उन लोगों को बस उनको मारते थे, वो भी सर पर। 2 बच्चों को मेरे सामने मारा और एक टीचर को मार कर जला दिया था। कंप्यूटर में हम स्टोरीज देखते थे और बुक्स में हम पिक्चर्स देखते थे। वहाँ पे किताबें जल गई है और उधर सारी किताबें फट गई है और बिखरी हुई है वहाँ पर। टीचर्स ने हमें बहुत हौसला अफजाई की है और बहुत सिक्योरिटी हमारे स्कूल में हो चुकी है, इस वजह से हमें अभी डर नहीं लगता। बहुत बुलंद जज्बात है। अभी कुछ वक्त पहले भी हमारे पास एयरफोर्स वाले थे जिन लोगों ने हमें बहुत हौसला दिया है और हम इंशाल्लाह इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। स्कूल में एक्टिविटीज भी अच्छी जा रही हैं, बच्चों के हौसले बहुत बुलंद और दहशतगर्द जो बुज़दिलाना हमले के इससे कोई भी नहीं डरा, बल्कि सब उसी तरह स्कूल आ रहे हैं। जो जख्मी हैं वो भी आ रहे हैं, हम के बुज़दिलाना हमले से नहीं डरते। हमारे हौसले बुलंद, अपनी तालीम जारी रखेंगे और अपने दोस्तों का बदला लेंगे। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा। हम इससे डरने वाले नहीं है, हम तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे, यहाँ ना सकोगे तुम। 3
बच्चियां मेरी जा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिस किस्म की उन्होंने फंड रेजी की है और मासूम बच्चों की जानें ली हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने तो डराना था हुकूमत को, वालिदैन को डराना था, बच्चों को डराना था। वेलकम बैक टू स्कूल। अभी वादा रहा तुमसे कि यहाँ न आ सकोगे तुम। बच्चे तो अपना वादा निभा भी रहे हैं और इसके साथ साथ अयाज खान साहब, जिस तरह से बच्चों ने कहा कि हम बदला लेंगे, इल्म की शमा फिर से रोशन करके बच्चों का बदला शुरू हो चुका। बिल्कुल, ये हमें फिर दुखी कर दिया है हमारी टीम ने ये दिखा के। यकीनन ये जख्म हमने पहले दिन कहा था कि वो जख्म है जो कभी भरना नहीं चाहिए, ये जख्म हमेशा ताज़ा रहना चाहिए और ये जख्म ताज़ा है। लेकिन बच्चों के हौसले को सल्यूट, कमाल बच्चे हैं, कहते हैं हम बदला लेंगे। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तालीम शुरू करके उन्होंने स्कूल में दोबारा जाके उस बदले का आगाज कर दिया है। और वाकई मतलब इतना बड़ा दुश्मन कि बच्चों से डर जाने वाला, मतलब वो क्या बहादुरी उसकी होगी। और आपने ठीक कहा कि इस वाकये ने कौम को मुत्तहद किया था, लेकिन कहीं मुझे लगता है कि वो इत्तेहाद हमारा थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, हम उससे ट्रैक से हट रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें दोबारा उससे इत्तेहाद की तरफ जाना है, क्योंकि ये जो जंग है ये हमें जीतनी है। क्योंकि इस तरह की जंग में अगर आप हार जाएं तो फिर आप सब मारे जाते हैं, फिर आप में से कोई, फिर बहैसियत कौम भी आपको कोई याद नहीं रखेगा। बिल्कुल, तो इस जंग में तो हमें लड़ना भी है और जीतना भी है, और ये पूरी कौम ने एक होके इस जंग को लड़ना है और फिर जीतेगी ये कौम। क्योंकि फौजें सिर्फ जंगें नहीं लड़ा करती, जब तक कौम अपनी फौज के पीछे नहीं होती, उसके साथ नहीं होती, वो फौज जंग नहीं जीत सकती। तो हम उम्मीद है हमें कि यकीनन हम ये जंग जीतेंगे। और इन बच्चों के हौसले जिस तरह से बुलंद हैं, इस कौम के हौसले तो ऑटोमेटिकली बुलंद हो जाते हैं। सब जिस सियासी रहनुमा ने इन बच्चों के साथ मुलाकात की, इनके वालिदैन के साथ मुलाकात की, वो मजबूर हुआ है ये बात कहने पे कि बच्चों के हौसले ने हमें हौसला दिया है। यही हौसला कौम को मुत्तहिद किए रखे तो यकीनन जो बच्चों का वादा है कि यहाँ नहीं आ सकेंगे वो दोबारा, वो फिर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जो डगमगा रहे हैं आप गलत कर रहे हैं यासम। नहीं, बिल्कुल, ये देखें, ये हमारी लीडरशिप के, पॉलिटिकल लीडरशिप के सोचने की बात है कि मौके, अच्छा इस कौम पे बहुत से ऐसे मौके हैं जब हमने देखा है, मिसाली इत्तेहाद देखा है इस कौम में, लेकिन फिर हमारी लीडरशिप बदकिस्मती से उससे फायदा नहीं उठाती, उससे इत्तेहाद से अपनी अपनी बोलियां शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा से लगता है कि इत्तेहाद वो खत्म हो गया। लेकिन अब इत्तेहाद ये खत्म हुआ तो इसमें नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। माजी के जो वाकयात थे उसमें नुकसान आपका ज्यादा नहीं हुआ, इसके बावजूद जाहिर है अगर आप इत्तेहाद वो कायम रहता तो ये कौम तरक्की की तरफ जा सकती थी, बहुत आप आगे बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ सके। लेकिन यहाँ इत्तेहाद ना होने का नुकसान ये होगा कि फिर मतलब जिस जंग को आप गैरों की जंग करार देते थे, वो जंग अब आपकी जंग बन चुकी है। आपके गली मोहल्लों से निकलकर वो अब आपके मुस्तकबिल पर वार कर रही है, और उसके बाद भी आप इसको नहीं सोच रहे। अभी भी बहुत कम हैं वो आवाजें, लेकिन वो हैं जो आज भी इस जंग को अपनी जंग नहीं मानते। तो बड़ा अफसोस होता है उनकी सोच पे, उनकी अप्रोच पे, कि और इससे ज्यादा आपकी अपनी जंग क्या हो सकती है कि आपके बच्चों को उन्होंने मार दिया, शहीद कर दिया। इतने आप वो देखें कि इन बेशुमार बच्चे जो दोबारा स्कूल जाना शुरू हुए हैं, इन्होंने अपने दोस्तों को, साथियों को वहां शहीद होते देखा है। और इसके बावजूद उनके हौसले देख लें बुलंद हैं, वो जा रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है, वो ललकार भी रहे हैं दुश्मन को कि आओ हम यहाँ हैं। तो इस हौसले को दाद तो देंगे, लेकिन इस हौसले को मांद नहीं पड़ने देना चाहिए। बिल्कुल, असल काम ही हमारा ये होना चाहिए, हमारे हुक्मरानों का भी ये होना चाहिए, टोटल लीडरशिप जितनी है उसका काम ये होना चाहिए कि अब इस इत्तेहाद को कायम रखते हुए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, कौम का मुस्तकबिल, जो कौम का मुस्तकबिल खराब करने पर लगे हुए हैं, मुस्तकबिल ही उनको ललकार रहा है, तो उनकी ललकार का जवाब भी देना होगा और उनकी हिम्मत भी बनना होगा। ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अयाज साहब, बहैसियत कौम तो हम मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कुछ खामियां हैं तो वो दूर कर ली जाएंगी। बहैसियत मुस्लिम उम्मा हम कब तक मुत्तहिद होंगे? देखें, हम बदकिस्मती से OIC
بالکل کوئی رول نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ، نہ عرب لیگ کا کوئی رول ہے. یہ فورمز تھے ہمارے جن سے امید تھی کہ یہ کہیں نہ کہیں وہ آواز بلند کریں گے. اب آج دیکھا آپ نے پاکستان بھر میں احتجاج ہوا، کراچی میں وہ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ چاہتے ہی ہیں کہ اشتعال پھیلے، مشتعل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو. اور کل ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. ضمیر اکرم ہیں ہمارے اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑی زبردست تقریر کی ہے وہاں پہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یورپ کے، ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ آپ یہودیوں کے خلاف بات کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے اور اس کی سزا ہے، لیکن یہ اسلامو فوبیا ہے، اس کو آپ آزادی اظہار رائے کہتے ہیں. اور اتنے ملک اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ریلیز نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اس مسئلے کو. کیا کوئی عالمی جنگ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جیسے الطاف حسین صاحب نے بھی کل کہا تھا، کوئی اس طرح کی چیز چاہ رہے ہیں ویسٹ والے، اور کوئی صلیبی جنگوں کی طرف واپس لے جانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو یاد ہوگا جارج بش نے کہا تھا جب 9/11 کے بعد کوئی اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہمیں احتجاج تو بالکل ظاہر ہے مشتعل ہیں، مسلمان دل دکھے ہوئے ہیں جس طرح سے ہوا ہے، لیکن یہ ہم اپیل ضرور کریں گے کہ اس میں اشتعال نہ آئے. آپ احتجاج ضرور کریں، ریکارڈ کرائیں، اور بہتر یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ یہ احتجاج ہو، وہاں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اگر یہ آپ جاری رکھیں گے یہ رویہ تو یہ نقصان دہ صورتحال خراب ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، ایسا پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.